मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव में 18 से 19 साल के 22,36,564 वोटर पहली बार वोट करेंगे। बुधवार को फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन कर दिया गया है। प्रदेश में कुल 5,61,36,229 वोटर हैं। नई लिस्ट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। 1,000 पुरुषों की तुलना में 945 महिलाएं हैं, जबकि 2011 में जेंडर रेशियो 1,000 पुरुष पर 931 का है। आबादी के हिसाब से मतदाताओं का अनुपात 64.75% है। जो लोग वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने से छूट गए वे अपना नाम अभी जुड़वा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि मध्य प्रदेश में कुल 5,61,36,229 मतदाता हैं। 2 अगस्त को ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन किया गया था, तब 5,43,00,000 मतदाता थे। का अंतिम प्रकाशन आज पूरे स्टेट में सभी मतदान केंद्रों पे किया गया है। मुझे क्या पता, माइक ऑन तो है। अरे मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन आज मध्य प्रदेश में सभी मतदान केंद्रों पे किया जा रहा है। 64,523 मतदान केंद्र हैं। आज की जो स्थिति है उसके हिसाब से हमारे जो जनरल इलेक्टर्स हैं, जो सामान्य मतदाता जिनको हम कहते हैं, उनकी संख्या 5,60,60,925 है। यदि हम राउंड फिगर में देखें तो लगभग 5,60,00,000 मतदाता हमारे हैं, जिनमें पुरुष मतदाता मेल जो इलेक्टर्स हैं वो 2,88,00,000 हैं। मैं सिर्फ करोड़ की बात कर रहा हूँ। महिला मतदाताओं की संख्या 2,72,00,000 है। जो थर्ड जेंडर मतदाता हैं उनकी संख्या 1,373 है। हमारे जो ओवरसीज मतदाता हैं, जो विदेशों में रहते हैं, उनकी संख्या 99 है। जो हमारे सर्विस वोटर्स हैं, जो लोग आर्मी में और सेना में हैं और उनको भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा होती है, उनकी संख्या 75,304 है। तो सभी प्रकार के जो हमारे इलेक्टर्स हैं उनको यदि हम टोटल करें, उनको मिला दें, तो ये संख्या जो मध्य प्रदेश में निर्वाचकों की संख्या है, जो इलेक्टर्स की संख्या है, वो 5,61,36,229 होती है। 5,61,36,229 हमारे कुल मतदाता हैं, हर कैटेगरी को मिला देते हैं। तो इसमें जो हमारे 80 प्लस के मतदाता हैं उनकी 640 है। 100 प्लस के मतदाताओं की संख्या 5,124 है। और इसमें भी पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है। यदि लगभग 1,500 पुरुष मतदाता हैं 100 प्लस के, तो 3,500 से अधिक हमारी महिला मतदाता हैं। जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं उनकी संख्या 5,05,146 है। ये दोनों श्रेणी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है, 80 प्लस और दिव्यांग। जैसा आप जानते हैं कि इनको घर से वोट करने की सुविधा मिलती है यदि ये चाहें तो। हम इनसे विकल्प लेते हैं चुनाव की घोषणा के बाद, और यदि ये अपने घर से मतदान करने का विकल्प चुनते हैं तो इनको घर से ही पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। एक और अच्छी चीज़ जो आपसे शेयर करना है कि हमारी जो जेंडर रेशियो है, एक तरह से 1,000 पुरुषों की तुलना में जो महिला मतदाताओं की संख्या है वो 945 है। जो सेंसस हमारा 2011 का हुआ था, जनगणना में जो हमारा जो अनुपात था, जेंडर रेशियो था, वो 931 था। उसकी तुलना में आज हमारा जो इलेक्टोरल रोल का जेंडर रेशियो 945 है। कहने का आशय ये है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र की जो पात्र महिलाएं हैं उनमें लगभग सभी ने अपना नाम जुड़वाया है। तो एक अच्छी खबर है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। ईपी रेशियो जो होता है, इलेक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो जिसको कहते हैं, आबादी के हिसाब से मतदाताओं की जो अनुपात है वो 64.75 है। ये भी सर्वाधिक है अभी तक। मतलब जो निरंतर प्रयास हुए हैं मतदाताओं के नाम जोड़ने के, वो एक तरह से आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है फाइनल फिगर में। 18-19 के जो मतदाता हैं वो हमारी संख्या 22,36,564 है।
22,36,564 मतदाता हैं जो 18 से 19 वर्ष की आयु श्रेणी में हैं। जो 2 अगस्त को जब हम लोगों ने ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन किया था तो हमारे मतदाता 5,43,00,000 थे, जिसमें लगभग 17 लाख मतदाताओं की वृद्धि हुई है और आज जनरल इलेक्टर्स की संख्या 5,60,00,000 है, जैसा मैंने पहले आपको बताया। इस पूरी अवधि में जो नाम जोड़े गए हैं उनकी संख्या 24,33,000 नाम जोड़े गए, 7.5 लाख नाम हटाए गए और लगभग 15 लाख नामों में संशोधन की कार्रवाई हुई, चाहे उनके फोटो बदले गए हों या उनका नाम वगैरह चेंज किया गया हो। तो आज की स्थिति में मतदाताओं की संख्या आपको बता दी। मतदान केंद्र हमारे 64,523 हैं और निर्वाचन संबंधी जो कार्रवाई इलेक्टरल रोल से संबंधित है वो एक तरह से अंतिम प्रकाशन के साथ पूरी हो गई है। अभी भी नाम जुड़ेंगे। इसमें जो वैधानिक स्थिति है वो ये है कि जो नामांकन होता है, जो नॉमिनेशन की जो आखिरी तारीख होती है नाम निर्देशन पत्र लेने की, उस आखिरी तारीख तक नाम जुड़ते हैं। अर्थात नॉमिनेशन की जो लास्ट डेट है उसके 10 दिन पहले तक नाम जोड़ने के आवेदन लिए जाते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो फॉर्म 6 है जिसके माध्यम से नाम जोड़े जाते हैं वो आवेदन लिए जाएंगे नॉमिनेशन की लास्ट डेट के 10 दिन पहले तक। जहां तक नाम हटाने का प्रश्न है, जो फॉर्म 7 से होता है, चुनाव की घोषणा के साथ जिस तारीख को भी चुनाव की घोषणा होगी उस तारीख के बाद फॉर्म 7 जो प्राप्त होंगे उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। मतलब चुनाव की घोषणा के साथ ही एक तरह से फॉर्म 7 प्राप्त तो करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म लेने पे रोक नहीं है, फॉर्म 7 लिए जाते हैं, लेकिन डिलीशन संबंधी कार्रवाई रुक जाती है, डिलीशन का काम नहीं होता। तो ये आपके माध्यम से आपको भी और आपके माध्यम से सभी को मैं कहना चाहता हूँ, नाम जोड़ने की कार्रवाई नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक, डिलीशन की कार्रवाई चुनाव की घोषणा के बाद उसके फॉर्म नहीं लिए जाते। तो ये एक चीज़ आपको बतानी थी। इसके अतिरिक्त हमारी पूरी तैयारी निर्वाचन के संबंध में, चाहे वो मतदान दलों के गठन से संबंधित हो, चाहे वो सेक्टर ऑफिसर्स की नियुक्ति हो, चाहे वो संवेदनशील मतदान केंद्रों का चिन्हांकन हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो, हर तैयारी अपने निर्धारित समय से चल रही है। और चुनाव की घोषणा होने के बाद जो आचार संहिता लगेगी तो आचार संहिता के प्रावधानों का भी सख्ती से, कड़ाई से पालन कराया जाएगा। कुछ नया बदलाव किया कि इस बार आपने बताया? किस चीज़ में? कुछ नया मतदान केंद्र? नहीं, मतदान केंद्र हम लोगों ने 1500 से अधिक जहां मतदाता थे उसको ध्यान में रख के 184 नए मतदान केंद्र उसमें बनाए गए हैं। 2 किलोमीटर से जो अधिक दूरी वाले मतदान केंद्र थे उसमें 362 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अर्थात मतदाता को ज़्यादा नहीं चलना पड़ेगा, उसको 2 किलोमीटर से कम चलना पड़ेगा। तो मतदाता की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया। सर, वोट फ्रॉम होम आपने कहा, तो कितने हैं टोटल वोटर्स और क्या डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा है क्या उसका? नहीं, डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा है। टोटल वोटर जैसा मैंने आपको बताया अभी कि 80+ और दिव्यांग, और वैसे दिव्यांगों में वैसे दिव्यांग जिनकी दिव्यांगता 40% है। तो 80+ की संख्या मैंने आपको बताई 6,53,640। दिव्यांग हमारे हैं 5,05,146। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ दें तो लगभग 11,58,000 होते हैं। तो इन 11,58,000 लोगों को हम फॉर्म 12D देते हैं और उनमें से जितने लोग उस विकल्प का चयन करते हैं कि वो घर से मतदान करना चाहेंगे, उनको फिर हम पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। सर, आचार संहिता कब तक लग रही है? ये यहाँ से नहीं होता है। सर, एक सवाल पॉलिटिकल पार्टी ने ये डिमांड रखी थी कि जो कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए गए हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टी के साथ, उनका जो चुनाव प्रचार का खर्चा है उसको भी इंक्लूड किया जाए उसमें। क्या इस बारे में कोई डिसीजन हुआ है? देखिए, चुनावी खर्चों के संबंध में कानून में स्थिति स्पष्ट है। अब कैंडिडेट हमारे लिए कैंडिडेट होता है जब वो नॉमिनेशन फाइल करता है और खर्चे की गणना भी उसी दिन से होती है उसकी। बड़ी समस्या फैलाती रहती है कई क्षेत्रों में, या आपका ये कई लोग दूसरे राज्यों में काम करने चलते हैं, वो लाखों की संख्या में काम करेंगे। तो ऐसे मतदाताओं को वापस लाने के लिए या कोई विकल्प ऐसा है कि
नहीं, आज की स्थिति में रिमोट वोटिंग की कोई सुविधा नहीं है। ऐसे लोग जो मतदान करना चाहते हैं उनको मतदान केंद्र पे ही आना होता है, तभी आकर के वो मतदान कर सकते हैं। सर एक सवाल ये है मेरा, मैं रवीश पाल सिंह आज तक से, ये पॉलिटिकल पार्टीज में ईवीएम को लेकर के जो भ्रम फैला हुआ है कितने सालों से, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आप हैं, आप उन्हें क्या आश्वासन देना चाहते हैं कि ईवीएम कितनी सुरक्षित है? वो आश्वस्त रहे कि किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी ईवीएम में नहीं होगी? ईवीएम 100% सुरक्षित है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत सारे आईटी रिलेटेड इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे सी विजिल है, क्यू मैनेजमेंट ऐप है और बहुत सारी चीजें, लेकिन क्या कारण है कि उसका मतदाता जो है ना कम उपयोग कर पाता, उसका जो आउटपुट है बहुत कम आता है? आपकी इस बार की क्या स्ट्रेटजी है? नहीं, सी विजिल ऐप के माध्यम से जो नागरिक हैं उनके लिए ऐप है, वो शिकायत कर सकते हैं और प्राप्त शिकायतों का 100 मिनट में उसका रिस्पांस देते हैं। कोई भी मतदाता कहीं भी उसको लगता है कि आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है तो उस ऐप के माध्यम से अपनी पहचान वो चाहे तो उजागर करे, चाहे तो न उजागर करे, वो मैसेज के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से वो शिकायत कर सकते हैं। और पिछले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में काफ़ी लोगों ने इसका उपयोग किया है, इसलिए जनता इसका उपयोग कर रही है। मुझे उम्मीद है इसका और प्रचार प्रसार करेंगे, इस बार और ज़्यादा उपयोग होगा। सर, ये पॉलिटिकल पार्टीज ने मांग की थी कि जो कैंडिडेट डिक्लेयर तो हुए नहीं है, लेकिन वो बड़ी सभाएं और प्रचार उन्होंने शुरू किया है, तो उसके खर्चे के लिए मांग की गई थी कि अभी से उनका खर्च ऐड किया जाए। नहीं, इसका उत्तर मैंने दिया, अभी पूछा था आपके साथी ने पीछे से। इसका उत्तर यही मैंने अभी बताया उनको कि कैंडिडेट हमारे लिए कैंडिडेट तब होता है जब वो नामांकन पत्र दाखिल करता है, तो लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल के बाद वो कंटेस्टिंग कैंडिडेट की सूची में आता है और खर्चे का हिसाब भी उसका उसी दिन से रखा जाता है। मतदान करने के लिए क्या प्रोसेस रहेगी और क्या तैयारी रहेगी सर? किस चीज़ की? घर से मतदान कराने की तैयारी भी करा रहे हैं आप लोग? नहीं, यदि मैंने बताया 80+ के मतदाता और दिव्यांग मतदाता जिनकी दिव्यांगता 40% से ज़्यादा है, यदि वो घर से मतदान करने का विकल्प चुनते हैं तो ऐसी स्थिति में पोस्टल बैलेट के माध्यम से उनका मतदान कराया जाता है, जो मतदान की एक्चुअल तिथि से 5 से 7 दिन पहले होता है। नहीं, सेंसिटिव बूथ हमारे पिछले बार 17,070 थे और उनकी संख्या इस बार भी अभी ये फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि सेंसिटिविटी चेंज हो, डायनामिक कॉन्सेप्ट है, कई बार कैंडिडेट के नॉमिनेशन के हिसाब से भी बदलती हैं। अभी भी इनकी संख्या लगभग उतनी ही पिछली बार जैसी है। सर फर्स्ट टाइम वोटर कितने हैं? देखिए, फर्स्ट टाइम वोटर अगर आप 18-19 पूछेंगे तो मैंने बताया 22,36,564, लेकिन अगर आप इसकी गणना वैसे करोगे कि साहब 18 के बाद तो जो 2018 में 18 साल का हुआ तो आपको 23 साल तक लोगों को लेना पड़ेगा। हमें पता नहीं कि कितने लोगों ने बाई इलेक्शन में वोट किया, कितने ने पंचायत में वोट किया, कितने ने नगर पालिका में वोट किया। आज की स्थिति में 18 से 19 की एज ग्रुप में जो वोटर्स हैं वो 22,36,564 है। सर नगरीय निकाय चुनाव में जो दिक्कत आई थी बीएलओ भारत निर्वाचन चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, उन पर नजर रखी जाए, तो इसकी कोई जानकारी सर? कौन पूछ रहा है पता नहीं, देख नहीं रहे। बताने जरा नहीं। हाँ सर, एक सवाल सर मेरा था। हाँ बताएं। चुनावी रेवड़ी की बात की जा रही है कि यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में कोई ऐसी घोषणा ना करे जिसे वो पूरा न कर पाए, तो सवाल ये है जब वो अपना मैनिफेस्टो तैयार करेंगी तो क्या वो आपसे बातचीत करेंगी, उस आधार पर तैयार करेगी? नहीं, ऐसे कैसे आप निगरानी रखेंगे? नहीं, ऐसे कोई निर्देश नहीं है कि मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए वो हमसे बात करने की आवश्यकता है। सर नगरीय निकाय चुनाव में जो दिक्कत आई थी कि जो मतदाता थे वो परेशान हो रहे थे कि उनका बूथ कहाँ है, मतदाता केंद्र कहाँ है, ठीक है, बीएलओ से इस बार पूरा सर्वे सही तरीके से किया जिससे किसी तरीके की दिक्कत न हो मतदाता केंद्र है वो सही जगह पर नहीं मिला है, दूसरी जगह पर सर्वे सही तरीके से, तो इस बार हुआ नहीं तो कई वोटर वोट नहीं डाल पाते इसके चलते। नहीं, पूरा प्रयास ये किया गया है कि एक तो कि परिवार के सभी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में एक ही जगह हो, उसमें ब्रेक नहीं हो, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वोटर हेल्पलाइन ऐप, आपका जो हमारी जो वेबसाइट है, इन सब के माध्यम से मतदाता वोटर स्लिप तो बाद में आएगा,
बट ऐप के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से मतदाता को चाहे खुद भी अपना नाम ढूंढ सकते हैं और देख सकते हैं उनका मतदान केंद्र कहाँ है। देखिए, इसमें स्थिति ये है कि ये सही है कि कुछ मकान नंबर ऐसे हैं, वास्तव में मौके पे मान लीजिए 15 मकान हैं या 12 मकान हैं, लेकिन उनका मकान नंबर एक ही डला हुआ है और ये हिस्टोरिकली वहीं रह रहे हैं, बट वो अलग अलग लोग हैं, उसकी पहचान कराई गई, परीक्षण कराया गया, फर्जी मतदाता नहीं है, मकान नंबर वही डला हुआ है। मकान नंबर में संशोधन तभी होगा जब व्यक्ति आवेदन करेगा, तो वो हम उसको 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3 नहीं कर पा रहे हैं, अभी प्रयास जरूर कर रहे हैं। सोशल मीडिया में भड़काऊ पोस्ट करने वाले और जो प्रलोभन देने वाले पोस्ट हैं, ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई करेंगे, कैसे करेंगे? नहीं, चुनाव की घोषणा के साथ ही आप जानते हैं कि हर जिले में और राज्य स्तर पर भी एक समिति का गठन हो चुका है ऑलरेडी, जिसको हम MCMC कहते हैं, मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी। उसके माध्यम से इन पे नज़र रखी जाएगी और जो भी निर्देश उनका पालन कराया जाएगा। ये देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।